गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी उसके अंदर, टनल के अंदर, तो आप समझिए कितनी बड़ी समस्या आ सकती है। हम पीछे 4 किलोमीटर से पैदल आए हैं, हमारी गाड़ी वहाँ पे फंसी हुई है। अभी भी बहुत हज़ारों गाड़ियाँ उधर अंदर है। ये पहली बार प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहली बार प्रॉब्लम हो तो हम मान लें कि भी पहली बार है। तो इमरजेंसी क्या हो सकती है? कभी रिसेंटली हुई गाड़ियाँ फंस गई थी। 2 दिन तक मैं भूखे रहा हूँ वहाँ पे। हमारे साथ फैमिली, हम लोग समझ लीजिए कुछ भी खाने पीने का नहीं मिल रहा, गंदा पानी यूज़ करना पड़ रहा, मजबूरी है बच्चों को पिलाने की। प्रशासन इतना सोया हुआ है कि देख ही नहीं रहे। हम क्या किसी बड़े हादसे का वेट कर रहे हैं? क्या हमारे पास इवैक्यूएशन प्लान्स हैं या नहीं है सर इसके? मनाली से टूरिस्ट इतना कमा रहे हो तो कुछ तो इन्वेस्ट करो टूरिस्टों के लिए। कौन आएगा दोबारा? कौन आएगा दोबारा? अटल टनल पर बढ़ता दबाव, क्या खतरे की घंटी बज रही है? देश का गौरव या बढ़ती चुनौती? नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग, जिसे देश की इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है, 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। इस टनल ने लाहौल स्पीति को साल भर देश से जोड़ा, सीमा क्षेत्रों तक पहुंच आसान बनाई और हिमाचल पर्यटन को नई उड़ान दी। लेकिन 6 साल बाद अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या अटल टनल अपनी क्षमता से ज़्यादा बोझ ढो रही है? क्या बढ़ता ट्रैफिक भविष्य में किसी बड़ी समस्या का कारण बन सकता है? और क्या वर्तमान व्यवस्थाएं किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त हैं? इन्हीं सवालों पर डीसी लाहौल स्पीति के आग्रह पर मनाली में कुल्लू और लाहौल स्पीति प्रशासन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और पुलिस अधिकारियों की एक बेहद अहम बैठक हुई है। आज इसी विषय पर विशेष कार्यक्रम में हम आंकड़ों, ज़मीनी हकीकत और विशेषज्ञों की राय के आधार पर समझेंगे कि आखिर अटल टनल के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हमारा अटल टनल जो पहले जिसको रोहतांग टनल बोलते थे, उसका बनाने का पर्पस क्या था। उसके 2 मुख्य कारण थे। पहला, जो लाहौल और स्पीति में वहाँ की जो जनसंख्या है वो करीब 6 महीने बर्फ़ गिरने के बाद रोहतांग पास से निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता था, तो वो कट जाती थी। उनको एक 365 डेज की कनेक्टिविटी देना, ये एक मुख्य पर्पस था। दूसरा था, जो भारतीय फौज जो आगे लेह लद्दाख में डिप्लॉयड है, एक रूट उसका ऑलरेडी श्रीनगर से कारगिल होता हुआ वो पहुंचता है आपका लेह में, तो एक ऑल्टरनेट रूट जो यहाँ से मनाली से चल के जो साउथ टू नॉर्थ होते हुए वो लेह के लिए जाने का है। तो मिलिट्री पर्पस, दोनों पर्पस सॉल्व करने के लिए। टूरिस्ट जो है वहाँ पे अब जाके जो वहाँ पे आ रहे हैं, जिनका भी पूरा हक है जाने के लिए, वो वॉज एन ऑल्टरनेटिव या फिर एक सेकेंडरी रीज़न था उनका रिक्वायरमेंट। इंसिडेंटली अब जो हो रहा है, जो जिस तरह का वहाँ ट्रैफिक बढ़ रहा है, दिन पर दिन लोग जा रहे हैं, और साथ ही साथ रिसेंटली जो इंसिडेंट भी हुआ था जिसमें काफ़ी गाड़ियाँ करीब 2 दिन के लिए अंदर ही फंसी रही, और उसके साथ साथ जो समस्या आई, जो वहाँ के जो टूरिस्ट थे उन्होंने तो फेस करा ही करा, लेकिन जो लोग लाहौल स्पीति वाले वो खुद भी वहाँ से निकल नहीं पाए, सब के सब वहाँ फंस गए थे। उसके हमें ये पता होना चाहिए कि जो बनाई गई है टनल, इसका ट्रैफिक डिज़ाइन जो है उसके हिसाब से करीब 4,500 गाड़ियाँ पर दिन चल सकती हैं, जिसमें 3,000 जो है छोटी गाड़ियाँ और 1,500 बड़ी गाड़ियाँ। इंसिडेंटली अगर आप ट्रैफिक डेटा देखें पिछले 3-4 साल का, जब से टनल एक्टिवेट हुई है, तो धीरे धीरे हर साल ये डेटा बढ़ रहा है। कहने को 24 में थोड़ा ज़्यादा था, 25 में थोड़ा कम रहा है, और बढ़कर अगर आप एवरेज करो तो वो 4,500 तो आ रहा है। अगर मैं 365 डिवाइड करूँ, कोई 16.5 लाख गाड़ियाँ पूरे साल में जाती है। लेकिन ये एग्जैक्टली जब सीज़न होता है तो ये गाड़ियाँ वापस ज़्यादा जाती हैं। तो एक साथ 7,000-8,000 गाड़ियाँ उसको क्रॉस करेंगी, ये टनल उसको जो है हैंडल नहीं कर पाएगी। टनल का जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम पर लोड पड़ता है।
ये इसको हैंडल नहीं कर सकता इसको। तो बात ये आती है कि भाई हमें जो वेंटिलेशन सिस्टम है, जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, जो एस्केप टनल्स हैं, बनाई गई हैं सब कुछ, सीसीटीवी कैमराज हैं, आपके टेलीफोन अवेलेबल है हर 150 मीटर के अंदर, एक टर्निंग कैबिन होती है कि जहाँ गाड़ी टर्न कर सकती है, वो है वहाँ पे, या पार्किंग भी अवेलेबल है। टर्निंग कैबिन करीब हर 2.2 किलोमीटर पर अवेलेबल है, और जो आपका एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हर किलोमीटर पर। लेकिन अगर इसकी संख्या दोगुनी हो जाएगी, गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी उसके अंदर, मान लीजिए टनल के अंदर, तो आप समझिए कितनी बड़ी समस्या आ सकती है। आंकड़े जो कहानी बयां कर रहे हैं, महज 4 वर्षों में 52 लाख वाहन और बढ़ता दबाव। यदि हम केवल भावनाओं की नहीं बल्कि आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर और भी गंभीर दिखाई दे रही है। अटल टनल के साथ साउथ पोर्टल पर दर्ज ट्रैफिक डाटा बताता है कि वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। साल 2023 में यहां कुल 12,41,150 वाहनों की आवाजाही दर्ज हुई है। साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 16,56,983 पहुंच गया, यानी सिर्फ एक वर्ष में करीब 4 लाख अतिरिक्त वाहन। साल 2025 में भी 16,04,719 वाहनों की आवाजाही यहां पर दर्ज हुई है, जबकि वर्ष 2026 के केवल पहले 5 महीनों में ही 7,83,997 से ज़्यादा वाहन इस टनल से गुजर चुके हैं। यानी जनवरी 2023 से मई 2026 तक कुल 52,85,828 वाहनों की आवाजाही इस टनल में दर्ज हो चुकी है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि अटल टनल अब सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि हिमालय के सबसे व्यस्तम ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में बदल चुकी है। मैं पिछले रात 10 बजे से फंसा हूँ। लगभग अभी तक मैं लगभग किलोमीटर भी दूरी तय नहीं कर पाया हूँ, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में। वजह क्या मानते हैं? वजह एक तो ये जो ट्रैफिक नियम है इसका प्रॉपर फॉलो नहीं होता है। जहाँ मर्जी गाड़ी लग जाती है। डबल लेन टनल है, यहाँ पे 4 लेन की तरह जैसे जहाँ मर्जी से गाड़ी दौड़ा देते हैं, इस वजह से जाम लगता है और गाड़ियाँ छोड़ के जा रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? हाँ जी, मेरा नाम सुशांत बाली है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर इन पंजाब। अभी कहाँ से सुशांत जी आप पैदल आ रहे हैं? हम पीछे 4 किलोमीटर से पैदल आए हैं। हमारी गाड़ी वहाँ पे फंसी हुई है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कई लोगों ने ना अपनी गाड़ियाँ अबैंडन कर दी हैं। जैसे ये टू ट्रैवल्स वाले हैं, उनके जो लोग थे वो चले गए रात को पैसे देके एक्स्ट्रा, एंड देन उनके जो ड्राइवर्स थे उन्होंने अबैंडन कर दी। दैट इज़ वाई ना आप देखेंगे पीछे ये सारी की सारी गाड़ियाँ रॉन्ग साइड से आ रही हैं। ये रीज़न है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इनका हमारे पास कि हम और किसी तरह से जाएं, क्योंकि ये खड़ी हुई हैं बस ऐसे ही। हमारी तो गुजारिश यही है कि इसको अच्छे से मैनेज किया जाए, क्योंकि यहाँ पता है कि यहाँ बर्फ़बारी होती है और यहाँ ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये पहली बार प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहली बार प्रॉब्लम हो तो हम मान लें कि भाई पहली बार है। अगर यहाँ रूटीन में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इस दिक्कत से निजात पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में किसकी जवाबदेही होगी, ये तय करना भी जो है वो हम चाहते हैं अभी इसको सुनिश्चित किया जाए, जिसकी भी जवाबदेही है। अटल टनल ने हिमाचल पर्यटन की तस्वीर बदल दी है। सिस्सू, कोकसर, जिस्पा और लद्दाख तक पहुंच पहले के मुकाबले बेहद आसान हो गई है। लेकिन पर्यटन की इस सफलता के साथ दबाव भी इन इलाकों में बढ़ता जा रहा है। हाल ही में हुई इस मीटिंग में पुलिस द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पर्यटन सीजन में अटल टनल के पास साल 2023 में लगभग 70,000 पर्यटक वाहन पहुंचे। 2024 में यह संख्या बढ़कर 84,600 हो गई, जबकि 2025 में भी 73,700 से ज़्यादा वाहन इस टनल के पास पहुंचे। यानी सिर्फ 3 वर्षों में पर्यटन सीजन में ही 2,28,300 से ज़्यादा अधिक वाहन इस टनल के आसपास पहुंचे। यही वजह है कि हर लंबे वीकेंड, हर बर्फबारी और हर पर्यटन सीजन में अटल टनल और उसके दोनों पोर्टल पर ट्रैफिक दबाव
लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि अटल टनल वाज मेड फॉर द डिफेंस पर्पसेस, नॉट फॉर द टूरिज्म पर्पसेस। टूरिज्म इसका एक बाई प्रोडक्ट है। दे आर वेलकम, टूरिस्ट आर वेलकम टू हिमाचल, बट उस चीज़ को कैटर करने के लिए जो हमारे रोड्स हैं वो उस तरह से नहीं हैं। द टेरेन भी वैसा नहीं है, जिसके कारण जो बीच में एवलांच हिट एरियाज हैं, हमारे स्कीडी पॉइंट्स हैं जो प्रोफेशनलिज्म ड्राइवर्स में होना चाहिए व्हीकल्स के साथ, वो नहीं हो पाता है टूरिस्ट व्हीकल्स के साथ। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मतलब कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसमें जो है स्टेक होल्डर्स जो हैं वो नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या BRO है, इसमें स्टेक होल्डर्स टूरिस्ट भी हैं एंड ऑल दोज जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं वो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं। वील हैव टू सिट एंड देन डिसाइड कि व्हाट विल बी आवर प्रायोरिटीज। अटल टनल में लगने वाला जाम सिर्फ यात्रियों की परेशानी नहीं है, ये सीधा सीधा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का विषय बन चुका है। कल्पना कीजिए यदि टनल के भीतर किसी वाहन में आग लग जाए, यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, यदि कोई भारी बर्फबारी के कारण दोनों पोर्टल पर आवाजाही रुक जाए, यदि टनल में पार्क हजारों यात्रियों से भरे वाहनों के दौरान वेंटिलेशन सिस्टम काम करना बंद कर दे, तो हजारों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद कठिन हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि जाम की स्थिति में लाहौल स्पीति को कनेक्टिविटी देने वाली ये टनल पूरी तरीके से प्रभावित होती दिखाई देती। एम्बुलेंस, दमकल वाहन या अन्य आपातकालीन सेवाओं को रास्ता मिलना इस टनल से बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि 2 जिला प्रशासन अब इस मुद्दे पर, इस ट्रैफिक समस्या पर, इस आपदा प्रबंधन पर, किस तरीके से इस पूरी समस्या पर एक चुनौती जैसी स्थिति मान रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमें गाड़ियों को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ्यूचर में हम क्या किसी बड़े हादसे का वेट कर रहे हैं? क्या हो सकता है कि वहाँ पे लोग फंस जाएं? जब मेरी कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मूविंग ट्रैफिक की, ऑक्सीजन को या एयर को, क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने की, अगर वहाँ स्टैटिक होगा तो वो मॉनिटर नहीं कर पाएगा। कहीं ये ना बन जाए कि वो छोटा मोटा एक गैस चेम्बर का काम कर दे, चारों तरफ से बर्फ़ से ढक जाए, लोग अंदर फंस जाएं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मूवमेंट है, जो गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं, उनके रिकॉर्ड तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ नंबर ऑफ व्हीकल्स जो क्रॉस कर रही हैं उसको आपने कंट्रोल करना एक एक्सट्रीमली एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारी रोहतांग पास है, वहाँ पर भी गाड़ियाँ कंट्रोल होती जाती हैं, हर व्यक्ति नहीं जा सकता वहाँ पर। ये ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो टनल, इसकी लाइफ अगर बढ़ानी है, टनल के जो सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं उसकी लाइफ बढ़ानी है, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो उसमें जा रही हैं उस पर एक हमें कंट्रोल लेके आना पड़ेगा। दूसरा, कोई हो सकता है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, कोई उसको ब्लो करने का चाहता है, उसको भी हमने अभी से ही चेक करना है, क्योंकि हमारी लाइफलाइन है, लाइफलाइन नेशन की लाइफलाइन है, सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड लाइफलाइन है। मैं ये चाहूँगा कि इन सब के ऊपर हम किसी इंसिडेंट का इंतजार न करें, कुछ हो जाएगा तो हम सोचेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत हुई है, इसको परस्यू करके इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि कई बार हमारे देश में तो ये होता है कि रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। उसको इंश्योर करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं जानता हूँ कि एक्शंस ले रहे हैं एंड मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा जाएगा, क्योंकि ये टनल एक हमारी प्राइड है, देश की भी प्राइड है, प्लस देश की एक लाइफलाइन है। मनाली में आयोजित संयुक्त बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे पहले अटल टनल की वास्तविक क्षमता, दूसरा ट्रैफिक प्रबंधन के लिए स्पष्ट SOP, तीसरा आपातकालीन वाहनों के लिए इमरजेंसी कॉरिडोर, चौथा दोनों पोर्टल पर पर्याप्त पुलिस बल और ट्रैफिक स्टाफ की व्यवस्था, पांचवा जाम की स्थिति में यात्रियों के लिए शेल्टर हाउस और सार्वजनिक सुविधाएं। DC कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा और DC लाहौल स्पीति किरण भड़ाना ने BRO से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के आधार पर भविष्य की रणनीति तय हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अटल टनल एक
बहुत अच्छी पहल भी हुई है और एक बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओवर द इयर्स ये देखा गया है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इससे डिज़ास्टर लाइक सिचुएशंस भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एंड लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये पाया है कि हमें यहाँ पे थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने डीसी कुल्लू साहब से और बीआरओ से इस बारे में चर्चा करी है और कुछ पॉइंट्स पे बात हुई है कि अटल टनल की लोड कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। उसके अलावा जो अटल टनल है इसमें मेंटेनेंस कब कब होती है, इसका ऑक्सीजन लेवल इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर तो क्या एसओपीज़ रहेंगी इसमें। और जैसा कि देखा गया है कि टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उनके लिए बेसिक एमिनिटीज़ लाइक टॉयलेट्स एंड जो एमरजेंसी लेन्स हमें कैसे तैयार करनी है। इसके अलावा बीआरओ से बोला भी गया है कि इन केस ऑफ डिज़ास्टर तो सिनेरियो बिल्डिंग करी जाए, इसमें डिफरेंट एसओपीज़ बनाई जाएं ताकि हम इसमें मिलके काम कर पाएँ और ये प्लान कर पाएँ कि इस जगह को ये जितनी सुंदर है और जितना टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बना रहे और कोई आउटवर्ड इंसिडेंट ना हो। क्या समझा जाए कब तक एसओपी बन सकती है? देखिए, ये अटल टनल की एक सिक्योरिटी ऑडिट आज हमने की जॉइंटली अलोंग विद डीसी लाहौल। The request was flagged from her end and it was rightly flagged because many times in the past it has happened in the winter months also that vehicles get piled up and it becomes a Herculean task for the administration to evacuate tourists and to clear the snow. The firstly, and secondly, there are, because this tunnel is of national importance and there is a lot of movement that takes place, we need to ensure that it continues to function as an all-weather tunnel the way it was envisaged. तो आज कई बिंदुओं पर हमने बीआरओ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हमने चर्चा की और निर्देश ये दिए हैं उनको कि वो सिनेरियोज डेवलप करें और हर सिनेरियो के लिए जो है एक एसओपी बनाएं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी और बीआरओ को कुछ क्लियर कट हमारे डायरेक्शंस हों कि इन एनी केस ऑफ इवेंचुअलिटी हमने रिएक्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक कंजेशन को लेकर के अगर कोई इशू आ जाता है विंटर मंथ्स में, सडनली स्नोफॉल हो जाता है, सो देयर शुड बी स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन बीआरओ एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, particularly the SDM, local SDMs on both sides of the tunnel and the DSPs, so that we are aware about the deployment of the manpower and the machinery, what is the time that it will take to reach the point where those certain activities have to be carried out, and there is no lag that takes place. मार्च में जब स्नोफॉल हुआ तो सोलांग साइड से हमने जब ट्रैफिक रोक दी, BRO was given instructions to move their machinery at around 4:35 in the afternoon. But due to poor coordination, it took about 4-5 hours for them to reach the south portal, and it has been happening in the past also. We do not want such kind of instances to repeat in the future. And there are other sensitive matters also that were discussed, and we are trying to resolve this issue permanently so that smooth movement of public and armed forces can take place across the tunnel. आज एक बैठक में बीआरओ के अधिकारियों के द्वारा ये भी चिंता जाहिर की गई है कि ये टनल जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रैफिक को जो है वो झेल रही है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस समस्या को किस तरीके से टैकल करेंगे? देखिए, टूरिस्ट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर मनाली टाउन एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू फैसिलिटेट so that healthy tourism can take place in this area and लोगों के रोज़गार पर कोई मार ना आए। तो having said that, if there is some sort of security protocol or a ceiling on the number of cars that can ply on the tunnel, we will have to sit down with BRO and see how that can be enforced. लगातार सैलानियों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि अटल टनल देश का एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हुआ है। जब से ये टनल खुली है तब से एक डेडिकेटेड पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट की बात जो है इसके दोनों पोर्टल्स पर कही गई थी, लेकिन अब भी कई सारे रिक्त पद जो है वो चल रहे हैं। तो इस मामले की गंभीरता को आप सरकार के साथ? हाँ जी, तो ये भी मुद्दा आज डिस्कस हुआ था। 2020 में 32 लोगों की एक पोस्ट क्रिएट की गई थी साउथ पोर्टल पे और 32 कॉन्स्टेबुलरी की पोस्ट
posts were created at the North Portal to maintain the traffic. But there were some issues at the end of the BRO also, क्योंकि धुंधी में जो इनका point है जहाँ पे ये लोग स्टेशन होने थे, they had not created adequate facilities to hold 26 जवान्स. So we have issued those directions to them कि पहले वो एक वो facility तो create करें. रही बात सरकार के साथ ये मांग करने की, we will take up the issue with government and we will see what best can be done so that the police authorities here are not understaffed, because this area is very sensitive. So keeping that these issues in mind, हम BRO से भी मैटर टेकअप करेंगे और फिर गवर्नमेंट के साथ भी ये मैटर मैं और किरण दोनों जॉइंटली इसको टेकअप करेंगे. जिस तरह से टूरिज्म जो है खासकर अटल टनल से होते हुए आगे जो है लाहौर के लिए या आगे हमारे लद्दाख की तरफ को जा रहे हैं, बहुत हैवी ट्रैफिक है. अब समय ये आ गया है कि आपको पर डे कितने गाड़ियाँ जो है किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में भेजना है, ये स्थिति आ गई है. इसका एक मतलब तो ये है कि हिमाचल में जो है लोग बड़े स्केल पे जो है आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है सुविधाएं उपलब्ध हो गई है. और इन सुविधाओं के उपलब्ध होने का नतीजा ये है कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं. पर उसका दूसरे पहलू अगर आप देखें तो हमारे लिए काफ़ी जो है बहुत सारी मुसीबतें भी साथ में है. जैसे अब अटल टनल की बात ही आप कर रहे हैं, या जो मनाली से ऊपर का जो इलाका है उसमें आए दिन जो है आप देखते हैं काफ़ी दिक्कत जो है ट्रैफिक को लेकर रहती है. तो इन सब के ऊपर जो है गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है. कैसे इसको रेगुलेट करें, क्या उधर और ज़्यादा ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मैन पावर डिप्लॉय करना है या जो भी करना है वो हमें करने की ज़रूरत है. उस पर अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर कुल्लू को जो है विशेषकर इस ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उनको निर्देश भी दिए और उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ है. परंतु अभी बहुत इसमें काम करने की आवश्यकता है. टनल तो है ही है, पर टनल के अंदर जो ट्रैफिक है अब उसको कैसे रेगुलेट करना है, क्योंकि ये जो ट्रैफिक है सिंगल ट्रैफिक तो वो है. वैसे तो डबल होना चाहिए था, अब जो बना है वो उसी से हमें गुजारा करना है. पर हज़ारों गाड़ियाँ मतलब जब लगातार जाए उसके अंदर भी जो है जो आपको सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इतनी स्पीडों में गाड़ी एक तरफ को आ रही है एक तरफ को जा रही है, बीच में पार्टीशन भी नहीं है, ये भी आपको देखना है. तो इतना सारा पोल्यूशन उसके अंदर है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए उसके लिए भी हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है. गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी उसके अंदर टनल के अंदर, तो आप समझिए कितनी बड़ी समस्या आ सकती है. हम पीछे 4 किलोमीटर से पैदल आए हैं, हमारी गाड़ी वहाँ पे फंसी हुई है. अभी भी बहुत हज़ारों गाड़ियाँ उधर अंदर है. ये पहली बार प्रॉब्लम नहीं है. अगर पहली बार प्रॉब्लम हो तो हम मान लें कि भी पहली बार है. तो इमरजेंसी क्या हो सकती है? कभी रिसेंटली गाड़ियाँ फंस गई थी. 2 दिन तक मैं भूखे रहा वहाँ पे. हमारे साथ फैमिली, हम लोग समझ लीजिए कुछ भी खाने पीने का नहीं मिल रहा, गंदा पानी यूज़ करना पड़ रहा, मजबूरी है बच्चों को पिलाने की. प्रशासन इतना सोया हुआ है कि देख ही नहीं रहे. हम क्या किसी बड़े हादसे का वेट कर रहे हैं? क्या हमारे पास इवैक्यूएशन प्लान्स हैं या नहीं है सर इसके? मनाली से टूरिस्ट इतना कमा रहे हो तो कुछ तो इन्वेस्ट करो टूरिस्टों के लिए. कौन आएगा दोबारा? अटल टनल का भविष्य कितना सुरक्षित है? अटल टनल केवल हिमाचल की पहचान नहीं, ये देश की सामरिक सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की एक जीवन रेखा है. लेकिन 52 लाख से ज़्यादा वाहनों का दबाव, बढ़ता पर्यटन, बदलता मौसम और लगातार बढ़ती चुनौतियां ये संकेत दे रही हैं कि अब केवल वर्तमान नहीं, भविष्य की भी योजना बनानी होगी. सवाल सिर्फ ट्रैफिक का नहीं है, सवाल उन लाखों लोगों की सुरक्षा का है जो हर साल इस टनल से गुजरते हैं. सवाल उस लाहौल स्पीति का है जिसकी जीवन रेखा ये अटल टनल है. और सवाल उस व्यवस्था का है जो किसी भी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठाती है. क्या अटल टनल भविष्य के दबाव के लिए तैयार है, या अब समय आ गया है कि इसके लिए एक नया ट्रैफिक और सुरक्षा मॉडल तैयार किया जाए?